अगर मैं वापस नहीं लौटी तो समझ लेना कि मैंने अपना फर्ज निभाया। ये शब्द एक ऐसी महिला के थे जिसके हाथ में न कोई बंदूक थी, न कोई सेना, फिर भी हिटलर की खुफिया एजेंसियां उसे पकड़ने के लिए पूरे फ्रांस में जाल बिछा रही थीं। उसका नाम था नूर इनायत खान, एक भारतीय मूल की महिला जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की सबसे साहसी गुप्त एजेंटों में से एक बनी। दोस्तों, आज की कहानी किसी काल्पनिक जासूस की नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्ची महिला की है जिसने अपने देश से दूर रहकर भी तानाशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन नूर की कहानी जंग के मैदान से शुरू नहीं होती। यह कहानी शुरू होती है 1 जनवरी 1914 को रूस की राजधानी मॉस्को में। नूर एक असाधारण परिवार में पैदा हुई। उनके पिता हजरत इनायत खान भारत के मैसूर रियासत से जुड़े एक प्रसिद्ध सूफी संगीतकार और आध्यात्मिक गुरु थे। उनकी मां ओरा रेबेकर अमेरिका से थीं, जिन्होंने बाद में अमिया बेगम नाम अपनाया। नूर का बचपन धर्म, संगीत और इंसानियत की सीख के बीच बीता। उनके पिता उन्हें हमेशा एक बात सिखाते थे, नफरत कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होती। लेकिन किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और परिवार रूस छोड़कर पहले इंग्लैंड, फिर फ्रांस के पेस में बस गया। पेरिस नूर का सबसे प्रिय शहर बन गया। यहीं उन्होंने पढ़ाई की, संगीत सीखा और बच्चों के लिए कहानियां लिखनी शुरू की। उन्हें युद्ध, हिंसा और खून खराबे से नफरत थी। अगर उस समय किसी ने उनसे कहा होता कि एक दिन वही लड़की दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध में एक गुप्त जासूस बनेगी, तो शायद कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन साल 1940 में सब कुछ बदल गया। जर्मनी की नाजी सेना फ्रांस में दाखिल हो चुकी थी। पेरिस हिटलर की सेना के कब्जे में चला गया। सड़कों पर जर्मन सैनिक थे। हर गली, हर इमारत, हर घर डर के साए में जी रहा था। नूर ने अपनी आंखों से लोगों की आजादी छिनते देखी। उसी दिन उन्होंने एक फैसला लिया। वह बंदूक नहीं उठाएंगी, लेकिन हाफ तानाशाही के सामने कभी झुकेंगी भी नहीं। परिवार के साथ वह इंग्लैंड पहुंची। यहीं ब्रिटिश सरकार की नजर इस शांत स्वभाव की भारतीय मूल की युवती पर पड़ी। किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को बच्चों की कहानियां लिखना पसंद था, उसी को इतिहास दुनिया की सबसे खतरनाक गुप्त एजेंसियों में से एक का हिस्सा बनाने वाला था। और यहीं से नूर इनायत खान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बेस अब नाजी सेना के कब्जे में था। हर सड़क पर जर्मन सैनिक गश्त कर रहे थे। लोग धीरे धीरे बोलते थे, खिड़कियां बंद रहती थीं और हर दरवाजे पर डर दस्तक देता था। नूर इनायत खान ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। उन्हें युद्ध से नफरत थी, लेकिन उन्हें अन्याय से उससे भी ज्यादा नफरत थी। इंग्लैंड पहुंचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अब सिर्फ चुप रहना काफी नहीं है।
साल 1940 में उन्होंने ब्रिटेन की विमेन्स ऑक्सिलियरी एयर फोर्स WAAF ज्वाइन की। शुरुआत में उन्हें वायरलेस ऑपरेटर की ट्रेनिंग दी गई। यहीं पहली बार उनके हाथों में एक छोटा रेडियो ट्रांसमीटर आया। दूसरों के लिए वह एक मशीन थी, लेकिन नूर के लिए वह उन लोगों की आवाज थी जो नाजी कब्जे वाले इलाकों में मदद का इंतजार कर रहे थे। ट्रेनिंग के दौरान नूर की एक खास बात सबकी नजर में आई। वह बेहद तेजी से मॉर्स कोड भेज सकती थीं। उनकी याददाश्त गजब की थी और सबसे बड़ी बात, वह अंग्रेजी और फ्रेंच दोनों भाषाएं बहुत अच्छी तरह बोलती थीं। यही वजह थी कि ब्रिटेन की सबसे गुप्त संस्था स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव SOE उन पर नजर रखने लगी। SOE एक ऐसी एजेंसी थी जिसका काम था दुश्मन के कब्जे वाले इलाकों में गुप्त एजेंट भेजना। ऐसे एजेंट जो पकड़े जाने पर सरकार भी उन्हें अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर सकती थी। यह लगभग एक तरफा मिशन होता था। वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं। जब नूर को SOE में शामिल होने का प्रस्ताव मिला तो कुछ अधिकारियों को संदेह था। उन्होंने कहा, नूर बहुत शांत है, बहुत संवेदनशील है, शायद ये इस काम के लिए उपयुक्त नहीं। लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने सिर्फ एक बात कही, हिम्मत आवाज ऊंची करने से नहीं, सही समय पर सही फैसला लेने से साबित होती है। नूर ने बिना किसी हिचकिचाहट के यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उनकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उन्हें सिखाया गया कैसे अपनी पहचान बदलनी है, कैसे जाली दस्तावेजों के साथ जीना है, कैसे हर दिन हर पल मौत के साए में रहना है। उन्हें कोड वर्ड याद कराए गए, गुप्त संदेश भेजना सिखाया गया, पीछा करने वालों से बचना, रात में रास्ता बदलना और पूछताछ के दौरान राज छिपाना सिखाया गया। हर दिन ट्रेनिंग और कठिन होती गई। कई प्रशिक्षुओं ने बीच में हार मान ली, लेकिन नूर हर परीक्षा पार करती चली गई। कुछ अधिकारियों ने फिर भी लिखा कि उनमें आक्रामकता कम है, लेकिन दूसरे अधिकारियों ने एक अलग टिप्पणी की, उनकी ईमानदारी और साहस असाधारण है। आखिरकार वह दिन आ गया जब नूर को उनका पहला और सबसे खतरनाक मिशन सौंपा गया। उन्हें नाजी कब्जे वाले फ्रांस भेजा जाना था, एक ऐसी जगह जहां हर मोड़ पर गेस्टापो की नजर थी, जहां एक छोटी सी गलती सीधे मौत तक ले जा सकती थी। अब नूर सिर्फ एक लेखिका नहीं थी, वह दुश्मन के दिल में उतरने वाली ब्रिटेन की गुप्त एजेंट बन चुकी थी और उनका अगला कदम इतिहास के सबसे साहसी जासूसी अभियानों में दर्ज होने वाला था। साल 1943, एक अंधी रात, इंग्लैंड के एक गुप्त एयरबेस पर कुछ लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे। उनके बीच एक भारतीय मूल की युवा महिला बिल्कुल शांत खड़ी थी। वह थी नूर इनायत खान। उनके हाथ में
एक छोटा सूटकेस था। उसमें कपड़े कम और गुप्त रेडियो उपकरण ज्यादा थे। एक अधिकारी उनके पास आया। उसने आखिरी बार पूछा, अगर चाहो तो अभी भी वापस जा सकती हो। नूर मुस्कुराई और बोली, अगर मैं नहीं गई तो वहां लड़ रहे लोगों तक उम्मीद कैसे पहुंचेगी। कुछ ही देर बाद एक छोटे विमान ने रात के अंधेरे में उड़ान भरी। मंजिल थी नाजी कब्जे वाला फ्रांस। यह मिशन इतना गुप्त था कि अगर नूर पकड़ी जाती तो ब्रिटिश सरकार आधिकारिक रूप से उनकी पहचान स्वीकार भी नहीं करती। विमान धीरे धीरे फ्रांस के आसमान में पहुंचा। नीचे चारों तरफ अंधेरा था। केवल एक खेत में 3 छोटी टॉर्चें एक खास संकेत दे रही थी। यही लैंडिंग पॉइंट था। नूर सुरक्षित उतर गई। अब उनकी नई पहचान थी, नोरा बेकर। कोई नहीं जानता था कि यह साधारण सी दिखने वाली महिला ब्रिटेन की सबसे अहम गुप्त एजेंटों में से एक है। पेरिस अब पहले जैसा नहीं रहा था। हर सड़क पर जर्मन सैनिक, हर रेलवे स्टेशन पर तलाशी, हर कैफे में मुखबिर और हर चेहरे पर डर। नूर का काम था फ्रांसीसी प्रतिरोध आंदोलन और लंदन के बीच गुप्त संदेश भेजना। आज एक संदेश भेजने में कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन 1943 में एक रेडियो संदेश जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करता था। समस्या यह थी, जर्मन गेस्टापो के पास ऐसी मशीनें थीं जो रेडियो सिग्नल का स्रोत ढूंढ सकती थी। अगर अजरादरकारी कोई ऑपरेटर एक ही जगह से कुछ मिनटों से ज्यादा प्रसारण करता तो गेस्टापो की टीमें कुछ ही समय में वहां पहुंच सकती थी। इसलिए नूर हर संदेश के बाद अपनी जगह बदल देती। कभी किसी मकान की छत, कभी किसी बंद दुकान का तहखाना, कभी रेलवे यार्ड के पास कोई सुनसान कमरा। दिन में वह भीड़ में एक साधारण महिला की तरह चलती। रात में वह नाजी शासन के खिलाफ सबसे महत्वपूर्ण संदेश भेजती। कुछ ही हफ्तों में फ्रांस में काम कर रहे कई ब्रिटिश एजेंट गिरफ्तार हो गए। पूरा नेटवर्क लगभग टूट चुका था। अब पेरिस में सक्रिय वायरलेस ऑपरेटरों में नूर लगभग अकेली रह गई थी। लंदन से संदेश आया, स्थिति बहुत खतरनाक है, तुरंत वापस लौट आओ। लेकिन नूर ने वापस आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं भी चली गई तो यहां संपर्क पूरी तरह टूट जाएगा। यह फैसला उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि गेस्टापो अब उनके बेहद करीब पहुंच चुका है और असंता उनके अपने ही आसपास कोई ऐसा था जो पैसों के लालच में उनकी पहचान उजागर करने वाला था। पेरिस अब नूर इनायत खान के लिए सिर्फ एक शहर नहीं था, यह एक ऐसा जाल बन चुका था जहां हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। दिन रात वह लगातार लंदन को गुप्त संदेश भेज रही थी। किस इलाके में नाजी सेना की हलचल बढ़ी है,
किस प्रतिरोधी समूह को हथियारों की जरूरत है, कहां सुरक्षित ठिकाना बचा है और कौन सा एजेंट अब जिंदा नहीं रहा। लंदन में बैठे अधिकारी समझ चुके थे कि अगर नूर का संपर्क टूट गया तो फ्रांस का पूरा गुप्त नेटवर्क अंधेर में चला जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ गेस्टापो भी अब पहले से ज्यादा सतर्क था। उन्हें यकीन था कि पेरिस में कोई बेहद कुशल रेडियो ऑपरेटर अभी भी सक्रिय है। उन्होंने रेडियो सिग्नल पकड़ने वाली टीमें हर इलाके में तैनात कर दी। अब हर प्रसारण नूर के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम बन चुका था। एक रात नूर एक पुराने मकान की ऊपरी मंजिल पर रेडियो सेट लेकर बैठी थीं। उन्होंने तेजी से मॉर्स कोड में संदेश भेजा। संदेश पूरा होते ही उन्होंने उपकरण समेटा और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसी समय कुछ ही गलियों दूर गेस्टापो की एक वैन रेडियो सिग्नल का पीछा करते हुए उसी दिशा में बढ़ रही थी। नूर कुछ मिनट पहले वहां से निकल चुकी थी। अगर वह 5 मिनट भी और रुक जाती तो शायद उसी रात गिरफ्तार हो जाती। लेकिन किस्मत उन्हें बार बार बचा रही थी। गेस्टापो समझ गया कि यह कोई साधारण एजेंट नहीं है। यह ऐसा व्यक्ति है जो हर बार उनसे एक कदम आगे निकल जाता है। अब उन्होंने नई रणनीति बनाई। रेडियो खोजने से पहले उन्होंने लोगों को खरीदना शुरू किया। जिसे जानकारी हो उसे पैसे दो, जिसे डराया जा सके उसे धमकाओ और जो विरोध करे उसे जेल भेज दो। यही रणनीति आखिरकार नूर तक पहुंच गई। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार नूर के संपर्कों में से किसी व्यक्ति ने पैसों के लालच में उनकी जानकारी गेस्टापो तक पहुंचा दी। इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि विश्वासघात किसने किया, लेकिन इतना तय है कि उनकी पहचान अंदर से लीक हुई थी। अब गेस्टापो को सिर्फ नाम नहीं बल्कि उनके आने जाने के कुछ ठिकानों की भी जानकारी मिल चुकी थी। 5 अक्टूबर 1943 सुबह का समय नूर अपने एक सुरक्षित ठिकाने पर थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पूरा मकान चारों तरफ से घिर चुका है। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, फिर एक और कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा तोड़ दिया गया। कमरे में हथियारबंद गेस्टापो अधिकारी घुस चुके थे। नूर ने भागने की कोशिश की। उन्होंने छत की ओर दौड़ लगाई। कुछ देर तक संघर्ष भी हुआ, लेकिन संख्या बहुत ज्यादा थी। आखिरकार उन्हें काबू कर लिया गया। गेस्टापो को अब वह महिला मिल चुकी थी जिसे पकड़ने के लिए वे कई महीनों से पूरे पेरिस में जाल बिछा रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि गिरफ्तार होने के बाद भी नूर इनायत खान ऐसा साहस दिखाने वाली थी जिसने उनका नाम
इतिहास के सबसे बहादुर गुप्त एजेंटों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। गेस्टापो के अधिकारी अब जीत चुके थे। जिस महिला को महीनों तक ढूंढा गया, वह अब उनके सामने थी। नूर इनायत खान, हाथों में हथकड़ियां, लेकिन चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं। उन्हें पेस स्थित गेस्टापो मुख्यालय ले जाया गया। यहीं पूछताछ शुरू हुई। पहला सवाल, तुम्हारा असली नाम क्या है? नूर खामोश रही। दूसरा सवाल, तुम किसके लिए काम करती हो? फिर भी कोई जवाब नहीं। गेस्टापो को यकीन था कि कुछ ही घंटों में यह महिला सब कुछ बता देगी, लेकिन वे नूर को नहीं जानते थे। पूछताछ घंटों से दिनों में बदल गई। धमकियां दी गईं, डराया गया, बार बार कहा गया, अगर तुमने अपने साथियों के नाम बता दिए तो तुम्हारी सजा कम हो सकती है। लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ खामोशी मिली। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार गेस्टापो को नूर की एक नोटबुक भी मिली, जिसमें कुछ कोड और जानकारी दर्ज थी। हालांकि नूर ने अपने नेटवर्क के बारे में पूछताछ के दौरान कोई सहयोग नहीं किया। उनकी चुप्पी गेस्टापो को और ज्यादा क्रोधित कर रही थी। कुछ दिनों बाद नूर ने कैद से भागने की कोशिश की। उन्होंने एक अन्य बंदी के साथ जेल की छत तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि वे सफल हो जाएंगी, लेकिन भागने से पहले ही पहरेदारों ने बर्तो, अजीरा, एंडर उन्हें देख लिया। दोबारा उन्हें पकड़ लिया गया। इस कोशिश के बाद गेस्टापो ने उन्हें बेहद खतरनाक कैदी घोषित कर दिया। अब उनके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए गए। उन्हें दूसरे कैदियों से अलग रखा जाने लगा। फिर भी नूर का हौसला नहीं टूटा। हर पूछताछ में एक ही सवाल दोहराया जाता, तुम्हारे साथी कहां हैं? रेडियो नेटवर्क कौन चला रहा है? लंदन से संपर्क कैसे होता है? लेकिन हर बार नूर या तो चुप रहती या सिर्फ अपना नाम बताती। समय बीतता गया। गेस्टापो को समझ आ गया कि यह महिला मर सकती है, लेकिन अपने साथियों को धोखा नहीं देगी। आखिरकार उन्हें जर्मनी भेजने का फैसला लिया गया, एक ऐसी जेल जहां राजनीतिक कैदियों के साथ सबसे कठोर व्यवहार किया जाता था। नूर जानती थी कि अब वापस लौटने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन उनके चेहरे पर आज भी वही शांति थी जो मिशन पर निकलते समय थी। उन्हें यह संतोष था कि उन्होंने अपने किसी साथी का नाम दुश्मन को नहीं बताया, और यही कारण था कि आज भी दुनिया नूर इनायत खान को सिर्फ एक जासूस नहीं, बल्कि कर्तव्य और साहस की मिसाल के रूप में याद करती है। जर्मनी, साल 1944। गेस्टापो ने नूर इनायत खान को जर्मनी की फोर्जहाइम जेल भेज दिया। यह
साधारण जेल नहीं थी। यहां उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें नाजी शासन सबसे खतरनाक मानता था। नूर को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उन्हें लंबे समय तक अकेले रखा गया और हाथ पैरों में बेड़ियां भी पहनाई गईं। लेकिन उनका हौसला अब भी वैसा ही था। हर सुबह जेल का दरवाजा खुलता, एक अधिकारी आता और वही सवाल दोहराता, तुम्हारा नेटवर्क कहां है? ब्रिटेन के एजेंट कौन हैं? तुम्हारे कोड किसके पास हैं? लेकिन हर बार नूर या तो चुप रहती या सिर्फ इतना कहती, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। समय बीतता गया, महीने गुजर गए। गेस्टापो को अब समझ आ गया था कि यह महिला कभी नहीं टूटेगी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने कई बार भागने की कोशिश भी की थी। इसी कारण उन्हें अत्यंत खतरनाक कैदी की श्रेणी में रखा गया। जेल के अधिकारी उनकी कोठरी के बाहर हर समय पहरा देते थे। लेकिन नूर की सबसे बड़ी ताकत उनका साहस नहीं, उनका विश्वास था। उन्हें यकीन था कि अगर उन्होंने एक भी राज बता दिया तो फ्रांस में छिपे कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने हर दर्द, हर यातना और हर धमकी खामोशी से सह ली। इसी बीच युद्ध का रुख भी बदलने लगा। मित्र राष्ट्र धीरे धीरे जर्मनी पर दबाव बना रहे थे। नाजी नेतृत्व बेचैन था। उन्हें डर था कि अगर युद्ध हार गए तो अता किसी है ऐसे कैदी उनके अपराधों के गवाह बन जाएंगे। यही कारण था कि कुछ चुनिंदा कैदियों को एक दूसरी जेल में भेजने का आदेश दिया गया। उनमें नूर इनायत खान भी थी। सितंबर 1944 की एक रात उन्हें 3 अन्य महिला एजेंटों के साथ एक ट्रेन में बैठाया गया। हाथों में हथकड़ियां थी। चारों ओर ऐसे सैनिक तैनात थे। किसी को नहीं बताया गया कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। लेकिन नूर समझ चुकी थी, यह सफर शायद वापसी का नहीं था। फिर भी उनके चेहरे पर घबराहट नहीं थी, सिर्फ एक अजीब सी शांति थी, मानो उन्होंने अपने अंजाम को स्वीकार कर लिया हो। ट्रेन धीरे धीरे जर्मनी के एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ रही थी जिसका नाम सुनकर उस दौर में लोग कांप उठते थे। डाखाऊ दाचाऊ कंसंट्रेशन कैंप। वहीं ही नूर इनायत खान अपने जीवन की सबसे कठिन और आखिरी परीक्षा का सामना करने वाली थी। ट्रेन धीरे धीरे जर्मनी के सबसे कुख्यात स्थानों में से एक डाखाऊ कंसंट्रेशन कैंप की ओर बढ़ रही थी। नूर इनायत खान हथकड़ियों में थी। उनके साथ 3 अन्य महिला एजेंट भी थी। चारों तरफ एसएस सैनिक थे। किसी को कुछ बोलने की अनुमति नहीं थी। लेकिन नूर के चेहरे पर अब भी वही शांति थी, मानो उन्हें अपने अंजाम का अंदाजा हो। डाखाऊ पहुंचने के बाद चारों महिलाओं को अलग अलग रखा गया। पूरी रात
पूछताछ होती रही। एक बार फिर वही सवाल, ब्रिटेन के एजेंट कौन हैं? कोड कहां छिपाए गए हैं? तुम्हारा नेटवर्क कौन चला रहा है? लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी नूर ने एक भी राज नहीं खोला। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार 13 सितंबर 1944 की सुबह उन्हें 3 अन्य महिला एजेंटों के साथ फांसी नहीं बल्कि गोली मारकर मौत की सजा देने का आदेश दिया गया। सुबह अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था। चारों महिलाओं को जेल की कोठरियों से बाहर निकाला गया। सैनिक चारों ओर खड़े थे। कैंप का माहौल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। नूर धीरे धीरे अपने आखिरी कदम बढ़ा रही थी। उनके चेहरे पर न आंसू थे न डर। एक जर्मन अधिकारी ने आखिरी बार कहा, अगर अब भी सहयोग करोगी तो शायद तुम्हारी जान बच सकती है। नूर ने उसकी तरफ देखा, लेकिन भारत कोई जवाब नहीं दिया। कुछ गवाहों के अनुसार अपनी आखिरी घड़ियों में उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा था, लिबर्ट, यानी स्वतंत्रता। कुछ ही क्षण बाद गोलियों की आवाज गूंजी और भारत की बेटी हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन उनकी आवाज वहीं खत्म नहीं हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद जब मित्र राष्ट्रों ने नाजी शिविरों की सच्चाई दुनिया के सामने रखी, तब नूर इनायत खान का नाम बहादुरी की मिसाल बनकर उभरा। ब्रिटिश अधिकारियों ने उनकी पूरी फाइल दोबारा पढ़ी। हर मिशन, हर संदेश, हर पूछताछ और उनकी खामोशी, सब कुछ इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने अपने कर्तव्य से एक पल के लिए भी समझौता नहीं किया। जिस महिला को कभी कुछ लोगों ने बहुत शांत कहकर इस मिशन के लिए अनुपयुक्त माना था, उसी महिला ने दुनिया को दिखा दिया कि सबसे मजबूत लोग हमेशा सबसे ज्यादा शोर नहीं मचाते। कभी कभी इतिहास खामोश लोगों के साहस से लिखा जाता है। 13 सितंबर 1944 डाखाऊ कैंप की वह सुबह खत्म हो चुकी थी, लेकिन नूर इनायत खान की कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा था। कुछ महीनों बाद नाजी जर्मनी हार गया। युद्ध समाप्त हुआ। जेलों के दरवाजे खुले, गुप्त दस्तावेज सामने आए और तभी दुनिया को पता चला कि एक भारतीय मूल की महिला महीनों तक गेस्टापो की कैद में रही, लेकिन उसने अपने किसी साथी का नाम नहीं बताया। ब्रिटेन ने नूर की बहादुरी को आधिकारिक रूप से सम्मानित किया। उन्हें जॉर्ज क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह ब्रिटेन का शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता सम्मान है। फ्रांस ने भी उनके साहस को सलाम किया और उन्हें क्रोई दे गेर से सम्मानित किया। लेकिन सबसे बड़ा सम्मान कोई पदक नहीं था। सबसे बड़ा सम्मान यह था कि आज भी दुनिया भर की सैन्य अकादमियों में नूर इनायत खान का नाम साहस, कर्तव्य और ईमानदारी की मिसाल के रूप में लिया जाता है। लंदन में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई
उनके नाम पर स्मारक बनाए गए, किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी और नई पीढ़ी को यह बताया गया कि एक भारतीय बेटी ने दुनिया की सबसे क्रूर तानाशाही के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। सोचिए, अगर नूर चाहती तो अपने साथियों के नाम बताकर शायद अपनी जान बचा सकती थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी से ज्यादा अपने फर्ज को चुना और यही फैसला उन्हें इतिहास के सबसे महान गुप्त एजेंटों में शामिल कर गया। दोस्तों, नूर इनायत खान की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने हथियारों से नहीं, अपने साहस, अपनी खामोशी और अपने वचन से दुनिया को दिखाया कि असली बहादुरी डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही रास्ते पर डटे रहना है। अगर आज की यह ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप भारत और दुनिया के ऐसे ही अनसुने स्पाई मिशंस, हिस्टोरिकल क्राइम्स, कोर्ट केसेस और रियल डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज की पूरी सीरीज देखना चाहेंगे? क्राइम डायरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि इतिहास के उन पन्नों से मिलवाती है जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे थे क्राइम डायरीज हिंदी। मिलते हैं अगली सच्ची और अनसुनी कहानी के साथ।